वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 98 है। टेस्ट सीरीज यूपीएससी आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, PYQ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जनगणना से रिलेटेड सेंसस से प्रश्न आएंगे वो आंकड़े वही पुराने वाले हैं, नहीं तो कोई हो ही नहीं है। 2011 की जनगणना ही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं। शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, यानी 0 to 6, ठीक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की बात नहीं हो रही है, वहां उत्तर अलग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जो जिले हैं, सबसे अधिक जो है वो है बलरामपुर में और सबसे कम है बागपत में। ये है इसका आंसर। और 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अगर पूछ ले तो सर्वाधिक है जौनपुर में, जौनपुर के बाद आजमगढ़ में, और सबसे कम में उत्तर 0 to 6 वाला ही है, बागपत। ठीक है, आंकड़े वही हैं। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 to 6 आयु वर्ग में कितना है? 902 है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जो जिले क्रमशः हैं, बलरामपुर में सर्वाधिक 0 to 6 और सबसे कम बागपत में। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो जौनपुर है। जौनपुर नहीं ऑप्शन में हो तो इसके बाद आजमगढ़ है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत में है। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट PDF में टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? कितनी रही है? 20.23%। किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि दर 20.23% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिला गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कानपुर नगर। याद रखिएगा दोनों को। मेरठ शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मेरठ शहर बसा हुआ है हिंडन नदी के किनारे। गाजियाबाद भी इसी नदी के किनारे है और सहारनपुर भी इसी नदी के किनारे है। तो सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, ये तीनों के तीनों हिंडन नदी के किनारे बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी मिसमैच है? लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में सही है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में नहीं है, ये कानपुर में है। ठीक है, GSBM बोलते हैं इसको। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में, तो सी मिसमैच है। KGMC लखनऊ, तो गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। अलीगढ़ में कौन सा है फिर? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है? JK टेम्पल कानपुर नगर में, बौद्ध स्तूप कुशीनगर एवं पिपरवाह यानी सिद्धार्थ नगर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गौतम बुद्ध नगर में, विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई। विक्टोरिया हॉल घंटाघर हरदोई ठीक है। गौतम कुशीनगर और पिपरवाह यानी सिद्धार्थ नगर में बौद्ध स्तूप ठीक है। JK मंदिर कानपुर नगर में सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गौतम बुद्ध नगर में नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो है गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यह है वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के, यह है जिले। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सोनभद्र में, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कानपुर, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इटावा। देखिए, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कानपुर में नहीं है, वाराणसी में है। बाकी ऊपर के तीनों करेक्ट हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? वाराणसी में, ना कि कानपुर में। उत्तर प्रदेश में ये रामसर स्थल है। असत्य मिलान की पहचान कीजिए, रामसर स्थल।
पार्वती अरंगा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, सांडी पक्षी अभ्यारण्य इटावा। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में, समरसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य इटावा में नहीं है। जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है वो है हरदोई में, तो इटावा में कौन सा है? इटावा में सरसई नवर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है हवाई अड्डे, यह है नगर। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, हिंडन वायु सेना केंद्र गाजियाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। कोई एक इसमें जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा है वो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में नहीं है, वो है वाराणसी में। बाकी चकेरी हवाई अड्डा कानपुर करेक्ट है, हिंडन वायु सेना केंद्र गाजियाबाद में सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी बावतपुर हवाई अड्डा वो है वाराणसी में, ना कि लखनऊ में। लखनऊ में कौन सा है? अमौसी हवाई अड्डा यानी चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर सभी में कॉमन है। वर्ष 2019 की है ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक सरकारी योजना है जिसे अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है राज्य में बालिकाओं के विकास, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि उनके जन्म पर, टीकाकरण पर और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ज्योग्राफी। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछा गया। अंडमान को निकोबार से। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह जो चैनल है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यह चैनल 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है, इसलिए इसका नाम 10 डिग्री चैनल है। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरे साल भर के लिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर, माउंट हैरियट, माउंट कोयल, सैंडल पीक। सैंडल चोटी है सबसे ऊंची अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कई बार एग्जाम से पूछा गया है, सैंडल पीक है। यह उत्तरी अंडमान के दिगलीपुर शहर में स्थित है। यह भी याद रखिएगा कहाँ कौन से अंडमान में है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या दक्षिण अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में ये देखिए यह 2418 फीट की ऊंचाई के साथ बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है, जिसके बाद ग्रेट निकोबार पर 2106 फीट पर है, माउंट थुलियर और दक्षिण अंडमान में 1717 फीट पर है माउंट हैरियट। ठीक है, अगर मैच करेंगे, कभी कभी मैच करने के लिए पूछ लेता है ना, माउंट थुलियर किससे मैच करेंगे? ग्रेट निकोबार से। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है यानी एक्टिव वोल्केनो है जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों सी है इसका आंसर। देखिए बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यानी एक्टिव वोल्केनो है। यह पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप की गोलाकार आकृति है। इस द्वीप की गोलाकार आकृति है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका निर्माण लावा शंकु और राख के ढेर से हुआ है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
और 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में इसमें जो है वो उद्गार होता रहता है, इसलिए एक सक्रिय ज्वालामुखी है और प्रश्न बनते रहते हैं। 2016 में इसमें उद्गार हुआ था, तो उस समय यूपीएससी सिविल सेवा में प्रश्न पूछ लिया गया था वैरण के बारे में। उसके बाद भी 18 में उद्गार हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण यानी सिल्ट वेड और सड़ती वनस्पति यानी रूटिंग वेजिटेशन के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं कुछ इस तरह से। यह है लोकटक झील। अब तो धीरे धीरे और स्टैंडर्ड, ठीक है, मेंटेन करती जा रही हैं झोपड़ियाँ, मतलब और अच्छी दिखती हैं। तो ग्लास भी लगा दिया। देखिए क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे फूमडी, फूमडी द्वीप। सी है इसका आंसर। बरखान्स पे भी कई बार प्रश्न बना है एग्जाम्स में। बरखान जो है वो रेत के टीले हैं, ठीक है, रेत के टीले होते हैं बरखान। फूमडी जो है मणिपुर में लोकटक झील में पाए जाने वाले तैरते हुए द्वीप हैं। ये द्वीप सड़ती हुई वनस्पति, गाद और अन्य जैविक पदार्थों से बने होते हैं। इन द्वीपों पर लोग घर बनाकर रहते हैं। ये द्वीप मणिपुर की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो फूमडी ये है फूमडी, ये लोकटक झील है और ये झोपड़ी बनाकर रह रहा है। फूमडी ये नहीं है, फूमडी ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? संथाल, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविडियन, द्रविडियन है यहाँ दक्षिण भारत में। तो उत्तर पश्चिम भारत को हटा दीजिए, उत्तर पूर्वी को हटा दीजिए और उत्तर भारत को भी हटा दीजिए। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में भी कुछ संख्या में बिखरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में। थारू जनजाति, थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और ये जो जनजाति है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? यमुना की सहायक नदी है केन है, बेतवा है, चंबल है, सोन नहीं है क्योंकि सोन गंगा की सहायक नदी है। देखिए विकल्पों में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदियां हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उप विभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या कावेरी डेल्टा? मोरीबंद डेल्टा है बंगाल डेल्टा का उपविभाग। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा को दो भागों पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः 3 उप विभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रोन डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया। तो विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? गंगा और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा गंगोत्री से निकलती है, ब्रह्मपुत्र का अलग है। सिंधु गंगा भी नहीं हो सकता, ताप्ती और व्यास भी नहीं है, व्यास तो व्यास कुंड से निकलती है। ब्रह्मपुत्र सिंधु के लगभग एक ही हैं। सिंधु यानी इंडस, बोई मानसरोवर झील के पास।
देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगदोंग नामक हिमबाह से हुआ है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2700 किलोमीटर और इसका नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग, असम में ब्रह्मपुत्र है। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। तो लगभग एक ही हो गए दोनों के, ठीक है, मानसरोवर के निकट, तिब्बत में मानसरोवर के निकट। और सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। यहाँ से यह नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग में घूमकर यह नदी दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है और फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। और भारत में वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। एक प्रश्न पूछ लेता है कि तमिलनाडु में वर्षा होती है, वो कहाँ से होती है? वो रिटर्निंग मानसून से होती है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। तो ये तीन चीजें हैं, इन चीजों को याद रखना, ठीक है। लौटते हुए मानसून से यानी उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होगी वो तमिलनाडु में होगी, और भारत में वर्षा होगी वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है पूरे भारत में। और पश्चिमी विक्षोभ यानी इधर से जो वर्षा होती है वो होती है उत्तर भारत में शीत ऋतु में, यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस इनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। अब ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये कहाँ उत्पत्ति इनकी होती है, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से, ठीक है। और इन दोनों की स्थिति जो है वो इंडिया के पश्चिम में है, तो यहीं से जाते हैं ये, ठीक है। यहीं से आर्द्रता ग्रहण करते हैं पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर से। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा होती है वो गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। इस पर स्टेटमेंट बनाकर भी प्रश्न पूछे गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, भारत के उत्तरी मैदानों में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। पहला स्टेटमेंट ये सही हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट अगर इसका बना दिया जाए कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से होती है, तो ये भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट बना दिया जाए, ये जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है वो गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, तो वो गलत हो गया क्योंकि लाभकारी होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, अभी बताया था। भारत के उत्तर भारत में जो वर्षा होगी वो पश्चिमी विक्षोभ से होगी। पूरे भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और यहाँ तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से होती है, यानी रिटर्निंग मानसून से होती है। और वो कौन सा है इसमें? उत्तर पूर्वी मानसून। सी है इसका आंसर। ये तीनों चीजों को याद रखिएगा। तो भारत में शरद ऋतु में लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है, रिटर्निंग मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ये काली मिट्टी है, यानी रेगुर सॉइल इसको बोलते हैं। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। हर तरह से प्रश्न इस पे बनता है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लावा मिट्टियां पाई जाती हैं? लावा मिट्टियां पाई जाती हैं मालवा पठार में। सी है इसका आंसर। देखिए, पश्चिमी भारत की काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2025 जीता गया?
कर्नाटक ने जीता है वर्ष 2025 का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार। और 2024 का पूछ ले तो उड़ीसा ने जीता था, 2023 का मेघालय ने जीता था, 2022 का झारखंड ने जीता था। फिलहाल 25 और 24 का याद रखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2025 कर्नाटक राज्य के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO ने यह पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार तंबाकू नियंत्रण में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य क्या है? तंबाकू सेवन के व्यापक प्रयास और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना, जो वर्तमान में दुनिया भर में हर साल 70 लाख से अधिक मौतों का कारण है। टोबैको पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में टोबैको, ठीक है। जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछ सकते हैं हिस्ट्री में। तो 24 का मिला उड़ीसा को, 23 का मिला मेघालय को, झारखंड को मिला 2022 का और 25 को कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 25 है, जातक कथाओं की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखी जा सकती हैं? तिरुपति बालाजी, खजुराहो मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, सांची का स्तूप। बुद्ध से संबंधित है तो सांची का स्तूप ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश की धरोहर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जातक कथाएं साहित्य की रचनाएं हैं जो बुद्ध के पिछले अस्तित्व या जन्म का वर्णन करते हैं, जब वे मानव और गैर मानव दोनों रूपों में बोधिसत्व के रूप में प्रकट हुए थे। सांची स्तूप अपने प्रवेश द्वारों के लिए उल्लेखनीय है क्योंकि इनमें बुद्ध के जीवन और बोधिसत्व के रूप में उनके पिछले अवतारों की घटनाओं का अलंकृत चित्रण है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। यह मूल रूप से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था और माना जाता है कि इसमें बुद्ध की राख रखी गई थी। महान बानर जातक और 6 दांतों वाला हाथी जातक सांची में जातक कथाओं की मूर्ति कला के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। तो 25 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन है काफ़ी टू द पॉइंट। धन्यवाद।